गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज भी एक ही आदमी का डेटा है और एक कल का डेटा है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया कि दिल्ली एजुकेशन जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या उसको दिल्ली गवर्नमेंट लागू करेगी। तो आपने ठीक बोला कि हाँ लागू करेगी। तो क्या कैसे लागू करेगी। तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी लागू हो चुकी है और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता जाएगा, यानी करिकुलम मिलेगा, सिलेबस मिलेगा तो लागू होगा। तो क्या पूरा मतलब इन टोटालिटी में लागू होगा या पार्शियली लागू होगा। तो इन्होंने बोला कि इन टोटालिटी में लागू होगा। तो एज इट इज़ होगा। तो हाँ एज इट इज़ होगा। तो क्या एज इट इज़ कैसे लागू हो जाएगा। आप पता है कि दिल्ली में टीचर ही नहीं है और पॉलिसी में जो स्टूडेंट टीचर्स रेशियो रखने हैं या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर के रहते ये कैसे शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या राज्य सरकारें शिक्षा नीति को स्वतः लागू करेगी या केंद्र इसके लिए बताएगा उसको लागू करने के लिए। क्या सभी राज्य सरकारें इसको लागू कर देंगी। अब इसके बाद वो उलझ गए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको बार बार बता रहा हूं कि शिक्षा सीधा सा समझना है कि समवर्ती सूची में है, अब राज्य सूची में नहीं है और न संघ सूची में है। तो राज्य को इतनी इजाजत है कि कुछ हिस्सा को, अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को, अपने आर्ट एंड आर्किटेक्ट को, अपने कल्चर को वो अलग से इसमें से हटाकर उस चीज़ को हर राज्य के पास SCERT है, NCERT के ही कदमों पे चलने वाली, जिसके द्वारा वो 10% तक चीज़ों को बदल सकता है। अगर यूनियन लिस्ट में रहता तो कुछ भी नहीं बदल सकता था। लेकिन अभी तमिलनाडु के साथ इस शिक्षा नीति को मैं क्लास में बताया हूँ कि थोड़ी सी विवाद दोनों सरकारों में चल रही है। वो तमिलनाडु अभी इसको कहीं से किसी रूप में लागू नहीं किया है और सारे जगह देश में ये लागू हो रहा है। तमिलनाडु भी करेगा, नहीं तो फंड उसका रुक जाएगा। सारे हायर एजुकेशन के फंड, या आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा फंड कहाँ है, तो समग्र जो नीति है उसके तहत है। चूँकि अब उस नीति में माध्यमिक शिक्षा भी आ चुका है और प्राथमिक शिक्षा भी आ चुका है, पूरा स्कूल एजुकेशन, और मेजर फंड है और उस मेजर फंड के ही द्वारा सब जगह फंड की सप्लाई होती है। तो आपको समवर्ती सूची अगर कह देते, बार बार यही पूछना वो चाह रहा है, तो आपको इतना तंग नहीं करता। सदैव याद रखिए कि समवर्ती सूची का मतलब है कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कानून अगर केंद्र बना दिया है, राज्य का कोई कानून है तो विड्रॉ हो जाएगा, अपने आप उस कानून की हत्या हो जाएगी, वो कानून लैप्स कर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन उसके समवर्ती सूची के चीज़ों में राज्य अपने कुछ सुविधाओं का ख्याल रख सकता है। अब सपोज दैट कि आसाम को क्या ज़रूरत है कि राजस्थान का अगर कल्चर भरा हुआ है उसमें, तो दिखाने की अपनी भी संस्कृति को दिखा सकता है, अपनी भी इतिहास को थोड़ा रख सकता है। वो परसेंटेज ब्लेंडेड होगा, बहुत कम होगा। लेकिन नीति की जो बात है, जैसे 5+3+3+4 ये सारी लागू करनी होगी। केवल कहाँ वो चेंज कर सकता है, तो अपने सिलेबस में थोड़ा बहुत अपनी SCERT के द्वारा रिसर्च करके चीज़ों को ला सकता है। कि चूँकि आसाम का आदमी, अरुणाचल का आदमी, बिहार का आदमी, राजस्थान का आदमी अपने स्टेट को तो जानेगा, तो उतना उसको हक है अपने स्टेट को जानने का। पूछना ये चाह रहा है और आप भटक रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद बार बार इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इनसे पूछा गया। कॉमर्स के थे तो सब्जेक्ट से कुछ नहीं पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया कि नया पाठ्यक्रम कब से लागू आप कीजिएगा, आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं। तो फिर ये बोले, अब इस पे इन्होंने गोल जवाब दे दिया। बार बार पढ़ाया हूं कि पहले पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बनने के बाद क्या हुआ, क्या होता रहा है,
तो उस पर करिकुलम बनता है, पाठचर्या बनती है, यही कमिटी बनाती है। ये जो कस्तूरी रंगन कमेटी है एनसीईआरटी के साथ मिलके बनाएगी और देन सिलेबस बनेगा। जब सिलेबस बनेगा तो हम लागू करेंगे ही, सिलेबस ही नहीं है तो हम क्या लागू करेंगे। तो सिलेबस बनते हैं, उस पर किताबें आएंगी तो उसको पढ़ाना होगा। चूंकि पॉलिसी इन टोटालिटी इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है, इतना जटिल चीज है कि सीधे सीधे कैसे लागू होगा। चूंकि करिकुलम भी जटिल हो जाता है, एक एक एक्टिविटी करिकुलम में लिखा होता है। सिलेबस से हमारा कंसर्न है, हम सिलेबस डिलीवर करने वाले हैं। तो ये बात अगर बलपूर्वक कहा जाए तो क्या दिक्कत है। और ये सारी चीजें उठ रही हैं अखबार से। ये जो 2 दिन से जो बोर्ड का मिजाज है, अखबारी मिजाज है, चेंज हुआ है। और बार बार कहते हैं कि अखबार पढ़ के जाइए, ये अखबार में था, ये आज के अखबार में था कि 2024-25 से हर हालत में नए पाठ्यक्रम से ही पहले से लेकर 12वीं की पढ़ाई होगी। इसका मतलब है कि कभी भी आ सकता है। मैंने पहले भी बोला था, 6 महीने 7 महीने से आपसे जुड़ा हुआ हूं कि फरवरी तक आना है। चूंकि उसका आ गया, फाउंडेशनल स्टेज का आ चुका है, अब एक आएगा 3+3+4 का आ जाएगा बस। तो वो आ चुका है, उस पर किताबें बन गई है, उजास सब कुछ उसके लिए हो चुका है। सेंट्रल स्कूल को दायित्व तो दे दिया गया है, सेंट्रल स्कूल दिन रात उस पर काम कर रहा है, एडमिशन गोइंग ऑन है। आगे भी इस सब को सेंट्रल स्कूल करेगा। पहले चूंकि सीधे सरकार के पास सेंट्रल स्कूल है और नवोदय है, तो पहले वहाँ ठोकेगा और अब भी उसके साथ ही चलना होगा। चूंकि सीबीएसई बोर्ड है फिर, जिसके थ्रू एग्जामिनेशन होना है, तो कहीं कोई नहीं बच सकता है। तो आपको ये कहना चाहिए, मैंने ये तय किया है, देखिए मैं कितना सफल होता हूँ। वादा नहीं करता हूँ। अब मुझे लगता है कि कल से सुबह सब आदमी 8 बजे वीडियो को देख के इंटरव्यू के लिए, या जहाँ भी रहिए मोबाइल पे देखिएगा। कल से अखबार पर मैं एक एनालिसिस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे उसका टाइम रखा हूँ। अब देखता हूँ लाइट और सब कुछ फंक्शन रहना चाहिए तो कितना मैं सफल होता हूँ। चूँकि अखबार की ओर जा रहा है और आप लोग हमारे सारे मेहनत को बर्बाद कीजिएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। पाठ्यक्रम कौन बनाता है, तो ये सीधा सा एनसीईआरटी का काम है, ये मेन फंक्शन है एनसीईआरटी का। आप एक प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैसे लागू करेंगे। अब इसका आशय ये था, बार बार वो कल वाली खबर डिस्टर्ब कर रही है कि जो चीज़ आपको करना है पॉलिसी में, जैसे टीचर स्टूडेंट रेशियो उधर ले जा रहा है, तो बचने का सीधा तरीका है कि मुझे जो सर्कुलर मिलेगा, मेरे आका लोग जो कहेंगे, डीडी जोनल, डीडी डिस्ट्रिक्ट जो कहेंगे उस हिसाब से हमको चलना होगा। चूंकि हम रिसीविंग एंड पे, हालांकि ठीक जवाब आपने दिया है, इसमें मैं ना इनकार कर सकता हूं, ना अपने ओर से अतिरिक्त कोई उत्साह से कुछ कर सकता हूं। नीति जो मुझे मिलेगी उसका हम बेस्ट हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो इस ढंग से इन चीज़ों को समझा कीजिए। और इंटरव्यू को, आपका पूरा इंटरव्यू अखबार और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पास था। कल वाले में है कि देशभक्ति पाठ्यक्रम क्या है, सब आप लोग जान चुके हैं। ईएमसी के बारे में पूछा गया, एक इनसे पार्लियामेंट एंड एफपीपीएस पूछा गया, जो फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम है। क्या है ये सिस्टम, दूसरे लोग जान जाए, खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले जान जाए कि मूलतः जब भारत का संविधान बना तो ये तय हुआ कि देश का हर नागरिक उसमें जब कोई भी कार्यपालिका या विधायिका का गठन होगा, यानी संसद का होगा, जिसमें तीनों आते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी आते हैं, संसद के पार्ट हैं, और दोनों सदन भी है, लोकसभा और राज्यसभा भी है, जिसको अपर हाउस कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे फंसने से बचना है कि एक जो है इसका राष्ट्रपति, उसके लिए ये सिस्टम नहीं है एफपीपीएस,
लेकिन दोनों सदनों में भी नीचे के सदनों के लिए नहीं है। यानी नीचे के सदन में मेंबर के आने के तरीके अलग अलग हैं और राष्ट्रपति के भी अलग हैं। लेकिन लोकसभा जो कोर है, जो लोगों का पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है रियल, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं, और तो ये डायरेक्ट चुन के आएंगे और पूरे देश को कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है और उस कंस्टिट्यूएंसी में जो सबसे ज़्यादा लाएगा वोट वो विजेता घोषित होगा। उसका डिमेरिट क्या है कि जम्मू कश्मीर में देखा गया कि मात्र 1000 वोट पड़े और उसमें एमपी बन गया फारूक अब्दुल्ला। बाइकाट लोगों ने इलेक्शन का कर दिया। तो कोई भारत के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, न यूके में है, न कनाडा में है। हमने यूके से ही लिया है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि कितना परसेंटेज वोट का लेके कोई जीतता है। यानी हमारे यहाँ 50+1 की व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन ऊपर दोनों में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, राष्ट्रपति में भी है और नीचे भी है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में जो जितना मत पड़ा, जो और अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से जो आगे निकल गया वो डिक्लेयर हो गया। इस पे कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन माना था हमारे संविधानविदों ने कि देश शिक्षित नहीं है, लोगों को समझाया जाएगा, कोई भी इसमें टेक्निकली कुछ चालाकी ना हो जाए कि लोगों की सहभागिता कम हो जाए। सहभागिता रहनी चाहिए। और एक खेमा बार बार आवाज़ उठाता रहा कि कॉल बैक की भी सुविधा होनी चाहिए जो पंचायत में है, कि अगर वोटर्स चाहे अपने प्रतिनिधि को वापस करना तो 50 से अधिक 51% लोगों के बहुमत से वो वापस हो सकता है। वो केवल अभी पंचायत लेवल पे लागू हुआ है और जगह नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो देखते हैं कि अरे इतना बहुमत का सीट मिल गया और टोटल वोट परसेंटेज क्या मिला, 38%, 40%। लेकिन हमारे यहाँ एपीपीएस मॉडल है, इसलिए जिसको मिलेगा वो जीतेगा। तो हालांकि इसमें इस पे बहुत डिबेट है। आपको डिबेट से कोई मतलब नहीं था। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा एमोंग द उसके जो भी राइवल पार्टी के होंगे, उससे जिसको ज़्यादा मिला वो जीत गया। एक से पूछा गया, कई लोगों से पूछा गया है, पॉक्सो जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूजमेंट, ये बेसिकली इसको बनाया गया था 2012 में और बनाने का जो मंत्रालय था वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय। इसके अधीन आईपीसी की कुछ धाराओं को लाया गया था कि 18 साल से नीचे के किसी भी देश के नागरिक के साथ अगर ये काम होता है तो ये धाराएं उस पर लगेगी। तो 3 धारा को एक जगह लाया था, 375, 354, 377, जिसमें बहुत सारे लकुना हैं, बड़े खामियां हैं। इसकी परिभाषाएं इतनी घिनौनी हैं कि बहुत इसमें एक ही फ़ायदा होता है कि इमीडिएट बेल नहीं मिलता है, बाद में बड़ा मतलब क्लियर रेप होना चाहिए। पहला 375 तो यही कहता है। 354 मेल को कोई लेना देना ही नहीं है। 377 में पूरा पेनिट्रेशने पे है, अननेचुरल सेक्स और तमाम चीज़ें, और उसको सिद्ध करना। तो आपको ये बता देना था कि भाई सीधा कि बच्चों को किसी भी ढंग का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, इसके लिए ये चीज़ें हैं। तो इस पे क्वेश्चन हो या वो राजस्थान वाला जो फेमस केस है, ये 2 चीज़ें स्कूल में बहुत महत्व रखती है। उसके बाद एक पूछा गया
कि बजटरी रिसोर्सेज को कैसे अरेंज करेंगे। तो सीधा मतलब है कि जो फंड आपको खर्च करना है, जहां भी जो है सब जगह कुछ ना कुछ अब फंड है, उस फंड के से और उस रिसोर्सेज से जो विद इन द कैंपस के लिए है, जिसका एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें और स्टेक होल्डर पार्ट लेते हैं और उसके द्वारा होता है। आपको इससे बाहर नहीं चले जाना है। देश की बजटरी लोकेशन और फंड और रिसोर्स इस सब की चर्चा नहीं करनी है, और ये भी नहीं कह देना कि मेरे हाथ में नहीं है। आप ही के हाथ में, आपका फाइनेंशियल राइट में है ये, और एज ए प्रिंसिपल इसको ऑनेस्टली आपको करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल इसमें खूब फंसते हैं, दिल्ली में भी फंस रहे हैं, और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में चूँकि ह्यूज फंड है, वहाँ तो बहुत ही मारामारी है। और ये बहुत बड़ा टीचर के इस फाइनेंशियल राइट को, और बहुत सारे टीचर पक्षों में भी फंसते हैं। ये दोनों से हमको बचना है। तो इस तरह से ये चीज़ें आज की हो गई। हाँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं सब लोगों में देखा कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट टीचिंग का लैक है। तो मैं दुनिया के भारत सहित 15 सोशियोलॉजिस्टों को लाया हूँ, एजुकेशन सोशियोलॉजिस्टों को, शिक्षा समाजशास्त्रियों को इस किताब के अंतर्गत, और बनाया हूँ। ये पूरी सीरीज अभी बन रही है। मैं फिलोसफर्स को भी लाऊंगा, साइकोलॉजिस्ट को भी लाऊंगा, पॉलिसी मेकर को। मैं चाहता हूँ कि ये 4 किताबें हर शिक्षक के लाइब्रेरी में होनी चाहिए पर्सनल। इसका दाम है फ़िलहाल 250 रुपये। मैं अपने जो भी मेरे शिक्षक हैं वो इसको ले सकते हैं। इसका मूल्य उनके लिए 100 रुपया रखा गया, चूँकि दुकानदार को कमीशन देंगे ही। और 25 रुपया क्या मनीष जी, डाक खर्च 25 आता है पोस्ट ऑफिस से? हाँ, 25 से 28 रुपया आता है। तो आप मान के चलिए 130 रुपया। 2 ढंग से आप किताब खरीद सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर्स पे भी इसको लगाऊंगा पेमेंट गेटवे के थ्रू, और मनीष जी से बात करके आप पेटीएम करके भी इसको मंगा सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, ये एडवांस कॉपी आई है, इसको देखता हूँ। 4-5 दिन बाद आपकी इंक्वायरी आनी चाहिए। पहले पैसा नहीं, फिर क्लर्कियल काम मेरा मत बढ़ाइए कि सर नहीं मिला किताब, ये नहीं। जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अभी मनीष जी से इंक्वायरी कीजिए कि, और ज़रूर पढ़िए। हिंदी में है, इंग्लिश में तो मैटर की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी हिंदी है कि आप सब इसका बहुत अच्छा अनुभव ले सकते हैं। तो जय हिंद। कल सुबह देखता हूँ 8 बजे फिर मुलाकात होगी।